सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान से कारोबार करने वाले मुल्कों से ट्रंप की खुली जंग, निशाने पर चीन, तुर्की और रूस। ईरान के साथ मैदान में डट कर खड़ा हुआ तुर्की, अमेरिका इसराइल को दी नसीहत। ईरान पर खामोश जंग यानी साइलेंट वॉर का प्लान तैयार। बमबारी, साइबर और साइकोलॉजिकल वॉर होगी एक साथ। ईरान का साफ अल्टीमेटम, अमेरिका इसराइल ने छेड़ा तो जवाब सीधा मोर्चे से मिलेगा। सूडान के दुश्मनों की शामत बन रहे ड्रोन, यूएई बैक्ड आरएसएफ कैंप पर आर्मी का सीधा वार। यूएई के लीक डॉक्यूमेंट ने मचाया हंगामा, इसराइल को गजा जंग में बड़ा सपोर्ट देने का दावा। और गजा पर दोहरी आफत, सर्द तूफान के साथ लग रही आग से और ज्यादा बढ़ रही बेघर लोगों की तबाही। शुरुआत करते हैं इस शो की अहम खबरें, और आजकल अहम ही हो रही हैं, आप सबको पता है। दोस्तों, पहली खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहे हैं उसकी तस्वीर काफ़ी खतरनाक है। ट्रंप का निशाना सिर्फ ईरान नहीं, ट्रंप ईरान की कमर तोड़ने के बहाने पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। कल रात किया गया ट्रंप का ऐलान साफ है, जो भी ईरान से कारोबार करेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ ठोक देगा। जी, ट्रंप इसे फाइनल और कॉन्क्लूसिव बता रहे हैं, यानी कोई बहस नहीं, कोई नरमी नहीं। लेकिन असल खेल यहां से शुरू होता है। इस फैसले से सीधा असर चाइना, रशिया और तुर्की पर पड़ेगा। वही मुल्क जो खुलकर या चुपचाप ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान से कारोबार भी कर रहे हैं। ट्रंप दरअसल ईरान को अकेला नहीं करना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि कौन अमेरिका के डर से पीछे हटता है और कौन खुलकर चैलेंज देता है। यही वजह है कि टैरिफ का हथियार निकाला गया है। बिना गोली चलाए ये दबाव बनाने की कोशिश है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के अंदर भी खींचतान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जैसे लोग ट्रंप को आखिरी बार बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत भी फाइनल ऑप्शन की तरह रखी जा रही है। या तो ईरान झुके या फिर हमला तय समझो। मतलब साफ है, ट्रंप एक साथ कई मोर्चे खोल चुके हैं। ईरान पर प्रेशर, उसके दोस्तों पर इकोनॉमिक अटैक और पीछे से जंग का ऑप्शन भी तैयार। ये सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश नहीं है, ये चाइना, रूस, तुर्की को भी वार्निंग है कि अगर अमेरिका के रास्ते में आए तो अगली बारी उनकी हो सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा कि उन पर हमला उन तीनों पर कर दिया जाए, कम से कम चाइना और रूस पर। लेकिन बाकी हथियार तो हैं जो हमला करने से ज़्यादा कारगर होते हैं, जैसे पाबंदियां, जैसे घेराबंदी वगैरह और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां फैसले बातचीत से कम और ताकत से ज़्यादा होंगे। और कहने से गुरेज नहीं है, इस वक्त ताकत अमेरिका के पास है। इसीलिए तो नशे में चूर है एक मदमस्त हाथी की तरह। ये भूल कर कि ताकत हमेशा नहीं रहती। एक और खबर, तुर्की इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ आ गया है। तुर्की ने खुलकर अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी है कि ईरान के अंदर जो आग लगाई जा रही है उससे दूर रहो। तुर्की ने कहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसमें इसराइल का रोल साफ दिख रहा है और इससे पूरा इलाका जंग की तरफ जा सकता है। तुर्की का साफ मैसेज है, ईरान के मसले ईरान खुद देखेगा। बाहर वालों की दखल अंदाजी हालात को और ज़्यादा खून खराबे की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो तुर्की कह रहा है कि पूरा रीजन जंग की आग में जल उठेगा या उसमें मुलव्विस हो जाएगा, क्या तुर्की भी हो जाएगा? क्योंकि सबका दुश्मन तो एक ही है। मजबूरी में भले कोई सामने तनकर खड़ा हो या साथ में साथ में तो नहीं, लेकिन तनकर नहीं खड़ा है तो भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो दुश्मन तो सबका है कि सबको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान पर मुमकिन हमले की कहानी काफ़ी आगे निकल चुकी है। यह अहम खबर है। दरअसल कल रात एक अहम मीटिंग हुई है। खबर कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सिर्फ बम मिसाइल वाले ऑप्शन नहीं बताए गए, बल्कि पूरी एक खामोश जंग का, एक साइलेंट वॉर का नक्शा समझाया गया है। पेंटागन के अफसरों ने ट्रंप को ब्रीफ किया है कि ईरान पर हमला सिर्फ आसमान से नहीं होगा, ज़मीन से भी नहीं, बल्कि हमला उसके दिमाग और सिस्टम पर होगा। मिलिट्री स्ट्राइक, साइबर अटैक और साइकोलॉजिकल वॉर, तीनों को एक साथ चलाने का प्लान टेबल पर है। व्हाइट हाउस में आज फिर
ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے. جب ان کا دن ہوگا ہماری رات ہو جائے گی, تب یہ میٹنگ ہوگی, اور اس میٹنگ میں ایران پر اپڈیٹڈ آپشنز بھی رکھے جائیں گے. یہ صاف نہیں ہے کہ ٹرمپ خود اس میٹنگ میں بیٹھیں گے یا نہیں, لیکن اتنا طے ہے کہ فیصلے کے قریب پہنچا جا رہا ہے. ٹرمپ کئی ہفتوں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران میں پروٹیسٹرز مارے گئے تو امریکہ دخل دے گا, اور امریکہ کے دخل کا مطلب ہوتا ہے حملہ. اب وہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بات چیت چاہتا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی جوڑ رہے ہیں کہ بہت سخت آپشنز بھی تیار ہیں. پینٹاگن کے مطابق پلان صرف ایئر سٹرائک تک محدود نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے, سیمت نہیں ہے. ایران کی کمانڈ چین, کمیونیکیشن سسٹم اور اسٹیٹ میڈیا کو نشانہ بنانے کے لیے سائبر آپریشنز اور سائیکولوجیکل کیمپین بھی تیار ہیں. مطلب یہ کہ بنا ٹینک گھسائے, بنا زمینی جنگ چھیڑے, پورے سسٹم کو اندر سے ہلانے کی تیاری ہے. اسے ملٹری زبان میں انٹیگریٹڈ آپریشن کہا جا رہا ہے, جہاں بم بھی چلیں, انٹرنیٹ بھی چلے اور نیریٹو بھی بدلے. حالانکہ افسر آفیشلز امریکہ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ جب بھی بات چیت کی بات کرتا ہے, یا یوں کہیں کہ امریکہ جب بھی حملہ کرتا ہے, اس دوران بات چیت کی ہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اس دوران بات چیت ہی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ حملہ ابھی نہیں ہو سکتا, ہو بھی سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری صاف کہہ چکی ہیں کہ ٹرمپ ملٹری آپشن استعمال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, اور ایئر سٹرائک تو صرف ایک آپشن ہے, پوری لسٹ بہت لمبی ہے, کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے. اسی بیچ ایک اور بڑی بات سامنے آئی ہے. ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے سیدھے ٹرمپ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف سے کانٹیکٹ کیا ہے. جو رات خبر ہم نے دی تھی اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ ہے. ڈائریکٹ بات چیت کی کوشش چل رہی ہے امریکہ سے ایران کی. میٹنگ پر بھی بات ہو رہی ہے, لیکن وائٹ ہاؤس کا اشارہ صاف ہے, جو کچھ ایران باہر بول رہا ہے وہ اندر بھیجے جا رہے میسج سے بالکل الگ ہے. کیونکہ باہر ایران کیا کہہ رہا ہے کہ سارے اڈے جلا دیں گے, جنگی جہاز جلا دیں گے, جیسے ہم نے رات بتایا تھا, باغے غالباف نے رات کہا تھا. مطلب تصویر صاف ہے, ایک طرف بات چیت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے, دوسری طرف جنگ کے نئے ہتھیار کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ وہ ٹریگر کب اور کس مورچے پر دباتے ہیں. دنیا, یا یوں کہیں کہ ایران کی تباہی چاہنے والے بس اسی پل کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ تباہی تو ہم مچائیں, ہم بھی مچائیں گے. ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی حماقت برداشت نہیں کی جائے گی. فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باغی نے کہا کہ ایرانی آرمڈ فورسز پوری طرح سے تیار ہیں اور ان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا جائے گا, سیدھا, سخت اور فیصلہ کن جواب. باغی نے اس بار امریکہ اور اسرائیل پر کھل کر انگلی رکھ دی. ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ دخل اندازی چھپی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اتنی کھلی ہے کہ کسی صفائی کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی افسروں کے بیان خود بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر وائلنس اور جو اتھل پتھل ہے, انارکی ہے, اراجکتا ہے, اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران کا الزام ہے کہ یہ سارا کھیل صرف پروٹیسٹ کا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال ہے. حالات بگاڑو, سسٹم کو الجھاؤ اور پھر دخل کا بہانہ بناؤ. باغی نے صاف کہا کہ ایران یہ سب دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی تیاری اس نے پوری کی ہے. مطلب اس بیان سے اگر نکالیں دوستو تو میسج بالکل صاف ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے, اس کی فوج تیار ہے, عوام بھی ساتھ ہے, اور اگر باہر سے آگ لگانے کی کوشش ہوئی تو جواب اندر سے نہیں, سیدھے فرنٹ سے آئے گا, مورچے سے آئے گا, یعنی جنگ لڑی جائے گی. اب آگے چلتے ہیں. سوڈان میں جنگ اور تیز ہو گئی ہے. سوڈانی آرمی نے نوبا ماؤنٹینز کے کومو علاقے میں ڈرون اسٹرائک کر دی. نشانہ بنا یو اے ای بیکڈ آر ایس ایف اور ایس پی ایل ایم کا جوائنٹ کیمپ. آسمان سے آئے ڈرون نے کیمپ پر سیدھا حملہ کیا. زوردار دھماکے ہوئے, علاقے میں افراتفری مچ گئی. یہ حملہ صاف میسج مانا جا رہا ہے کہ سوڈانی آرمی اب یو اے ای کے سپورٹ والی ملیشیا کو کھلے طور پر ٹارگٹ کر رہی ہے, اور نوبا ماؤنٹینز کا فرنٹ آنے والے دنوں میں اور زیادہ گرمانے والا ہے. کوردوفان پر پھر سے ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سوڈان کی آرمی. اب ایک ایسی خبر جو غزہ کی تباہی میں غزہ کے لوگوں کے خون سے ہاتھ سنے ہونے کا اشارہ دے رہی ہے, اور اس اشارے میں جو سن رہا ہے وہ ہے ایک عرب ملک, جہاں دبئی آتا ہے, جہاں ابوظہبی آتا ہے.
एक लीक हुई अमीराती सरकारी डॉक्यूमेंट ने खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर 2023 की तारीख वाला ये पेपर हमदान बिन जायद अल नहयान के नाम से लिखा बताया जा रहा है, जिसमें साफ कहा गया है कि यूएई को रेड सी में मौजूद अपने मिलिट्री बेस, अपने मिलिट्री अड्डे इस्तेमाल करके इसराइल को गजा में चल रही उसकी खूनी जंग के लिए पूरा सपोर्ट देना चाहिए, दिया नहीं देना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में मिलिट्री मदद, इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट तक की बात खुलकर लिखी है। दावा यह किया जा रहा है कि पेपर सीधे यूएई आर्म्ड फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशंस कमांड को भेजा गया था, जिसमें इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। यूएई ने इस पर अमल किया या नहीं ये नहीं मालूम। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में सो कॉल्ड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स का जिक्र भी है, जिनके जरिए दोनों स्टेट्स, दोनों मुल्कों के बीच सोशल कोहेशन बढ़ाने की बात कही गई है। यानी बैकडोर में चल रही दोस्ती अब कागजों पर भी बेनकाब होती दिख रही है। दोस्तों, ये खबर एक दावा है और अभी इस पर यूएई का वर्जन, उनका बयान आना बाकी है। लेकिन अगर ये दावा सही निकलता है तो यूएई के लिए कितनी बेशर्मी की बात बन जाएगी कि एक तरफ वो वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों के लिए सैलरी मैनेजमेंट संभालते हैं, दूसरी तरफ गजा के लिए सबसे बड़े मदद के जहाज भेजते हैं, अपना सीना चाक करते हैं, और तीसरी तरफ वो इसराइल को भी मदद देते हैं जो लगातार फ़लस्तीन को तबाह कर रहा है, खून बहा रहा है। ये किस तरह की सियासत है? क्या यूएई के हाथ भी गजा के बेगुनाहों के खून में सने हैं? इस पर जवाब यूएई को देना होगा। ये लीक डॉक्यूमेंट क्या सही है, ये यूएई को बताना होगा। और अगर सही है तो क्या वाकई इस रिक्वेस्ट पर यूएई ने मदद की इसराइल की, ये भी उन्हें बताना होगा। बढ़ते आगे। गजा में तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। आसमान से बारिश बरस रही है और ज़मीन पर आग कहर ढा रही है। नए विंटर स्टॉर्म के साथ तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश ने पूरे गजा स्ट्रिप में बेघर फ़लस्तीनियों के हालात और बदतर कर दिए हैं। प्लास्टिक और कपड़ों से बने टेम्पररी टेंट तूफ़ानी हवाओं में उड़ने लगे हैं। बारिश पानी की तरह नहीं बल्कि आफत बनकर गिर रही है और पहले से भूख, ठंड और दवाइयों की कमी झेल रहे लोग अब खुले आसमान के नीचे और ज़्यादा लाचार हो गए हैं। इसी बीच वेस्ट गजा के अल सवारका कैंप से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। देर रात वहां आग भड़क उठी, जिसमें एक फैमिली का टेंट और उनका सामान मिनटों में राख कर दिया। लोकल सोर्सेज के मुताबिक लगातार पावर कट के बीच खुले चूल्हे से निकली एक चिंगारी आग की वजह बनी और 40 मील पर घंटे से ज़्यादा की रफ्तार वाली हवाओं ने आग को ऐसा फैलाया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गजा में आज हाल ये है कि जो लोग बम से बच गए वो अब बारिश, ठंड और आग से जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, जल्दी से और शो लाने की कोशिश करता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए।